अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ क्लियर है तो यार एक ओके लिख के भेज दो। ठीक है, थैंक यू। अभी हम शुरू कर रहे हैं, क्लास लोग ज्वाइन करते रहेंगे साथ साथ। हमें लेबर मार्केट कंटिन्यू करने जो हमने शुरू किया था मुझसे पहले। ठीक है, अब इसमें हमने जो लास्ट चीज़ देखी थी वही थी, हम फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर लेबर देख रहे थे। उसको हम ज़रा रीस्टार्ट करेंगे, ज़रा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक लेबर मार्केट में। जी, ओके। ठीक है, तो हमने जो लेबर मार्केट शुरू किया था स्टार्टेड विद द मार्जिनल रेवेन्यू, शॉर्ट फॉर्म में एमआरपी थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, अब एमआरपी थ्योरी बेसिकली डिस्कसेस द डिमांड फॉर लेबर, और इवेंचुअली हम वी रीच द पॉइंट जहां पे हमने कहा था कि एक्चुअल में जो लेबर का डिमांड कर्व है वो इसका एमआरपी कर्व ही होता है। हमने कहाँ पे मेंशन किया था, ये इवेंचुअली हम यहाँ तक पहुंचे थे कि एमआरपी ऑफ द लेबर इज द डिमांड फॉर लेबर, ये चीज। ठीक है, तो एमआरपी कर्व जो था वो डिमांड फॉर लेबर के कर्व के इक्विवेलेंट था, और उसका रीजन यही था कि जो फॉर्मूला हमने यूज किया था फॉर एमआरपी, दैट वाज दिस मार्जिनल प्रोडक्ट टाइम्स द प्राइस। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट होता है एमपी इंटू प्राइस, मार्जिनल प्रोडक्ट टाइम्स प्राइस। और या तो हम ये भी कह सकते हैं कि एमआरपी becomes equal to mr into mp। बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन हमें याद है कि मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस एक ही चीज थी, तो इसीलिए या तो हम मतलब ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला mr into mp, this would be, this is the basic formula for mrp, ठीक है, for all market structures। ठीक है, ये जो हम लिखते हैं mrp is equal to mp times price, ये हम बेसिकली लिखते हैं फॉर परफेक्ट कंपटीशन ओनली, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है कि द मार्जिनल रेवेन्यू एंड द प्राइस इज द सेम थिंग। ये चीजें याद है? कोई कंफ्यूजन है इसमें तो मतलब पूछ लो, क्लियर तो ओके लिख के भेज दो। ये हमने तो डिस्कस करना शुरू किया था फॉर डिमांड फॉर लेबर से पहले की कहानी है सारी। ये थ्योरी याद है एमआरपी की? हमने और एमआरपी डिफाइन कैसे किया था, जो लोग भी सुन रहे हैं जी? अरे हम हैंड रेज किए जा रहे हैं। ठीक है, मेरा याद है, ओके। सो मुझे कोई डेफिनेशन बता देगा एमआरपी की बेसिक थ्योरी क्या थी? डेफिनेशन क्या थी एमआरपी की? व्हाट डज एमआरपी स्टैंड फॉर? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको।
ये आवाज का कंफर्म करना वापस की सही आ रही है? बिल्कुल ठीक क्यों नहीं बना है, मुझे बताएं कि आवाज सही आ रही है आपकी? अब रिपीट करना। मारू सही कह रही है, मार्जिनल रेवेन्यू एडेड टू एडिशन ऑफ वन रिसोर्स यूनिट, ठीक है। मारू बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। The additional revenue that we are getting because of selling one more unit, because of hiring one more unit of labor, ठीक है। मुझे ऑडियो भी बोल देना अगर आवाज़ कहीं से ख़राब हो, या फ़ोन पे व्हाट्सएप कर देना अगर आवाज़ का कोई मसला हो, ठीक है। ऑडियो में बोल दो तो बेहतर है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली द एडिशन इन रेवेन्यू, total revenue because of increase in one unit of labor, ठीक है। मूविंग ऑन, तो फिर हमने ये ग्राफ देखा था कि एमपी का ग्राफ तो हमें ऑलरेडी आता है, और एमआर हमने का अज्यूम किया कि वो कांस्टेंट है बिकॉज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो एमपी इंटू एमआरपी का ग्राफ मिल जाएगा। एमआरपी का ग्राफ बेसिकली अगर इस लिहाज से दिखाएंगे तो वो जरा सा ऊंचा बनेगा, एमपी से जरा सा ऊपर आएगा, ठीक है, क्योंकि वो बढ़ के आ रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहा है। और इसका शेप जो है एमआरपी का, दैट वुड बी मोर और लेस द सेम एज एमपी। the shape of MRP would be same as the shape of MP, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। फिर मूविंग ऑन, हमने हाउ मेनी लेबर शुड वी हायर, तो ये हमने देखा था दिस इज द हायरिंग क्वांटिटी, द ऑप्टिमल हायरिंग क्वांटिटी, जहाँ पे MRP इज इक्वल टू वेज रेट। ये भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में भी आता है और आप समझा भी सकते हैं। लेबर मार्केट में पूरे पूरे क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरे पूरे टॉपिक्स है ना जो लिटरली आप कर सकते हैं। मूविंग ऑन, हमने assumptions की थी, the theory assumes, और कौन सी assumptions, the assumptions for the perfect competition in labor market। जब देखें, मैंने आपको बताया था दो तरह की मार्केट होती है, एक कमोडिटी मार्केट। अभी तक हमने जितनी मार्केट्स पढ़ी वो कमोडिटी मार्केट थी, जितने मार्केट स्ट्रक्चर हमने पढ़े वो देवर फॉर commodity market, perfect competition, monopolistic competition, oligopoly, you are selling some commodity, a good or a service, ठीक है। चाहे वो फर्म जितनी बड़ी हो, चाहे वहाँ कंपटीशन कम हो, ज्यादा हो, बैरियर्स टू एंट्री जितने भी हो, दे वर अ कमोडिटी मार्केट। दूसरी जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो है फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट में आती है लेबर मार्केट। फैक्टर्स कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। और इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज लेबर। और लेबर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि उसी को मैनेज करना सारी कहानी है। जितनी ह्यूमन रिसोर्स आप पढ़ते हैं बिजनेस में भी, वो भी लेबर की मैनेजमेंट है। इकोनॉमिक्स में आप उसी लेबर को नेशनली मतलब इकोनॉमिक लेवल पे मैनेज करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली, लेकिन ये हमने माइक्रो में रखा हुआ है टॉपिक, तो हम इंडिविजुअल लेबर तक पहुंचना चाह रहे हैं कि उसका क्या सीन है। तो वी से दैट थ्योरी अज्यूम्स परफेक्ट कंपटीशन इन द लेबर मार्केट। No single firm or labor has the power to influence the market wage। किसी भी एक फर्म या लेबर के पास इतनी पावर नहीं है कि वो मार्केट वेज को इन्फ्लुएंस कर सके बिकॉज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ये सारी चीजें वही है जिस तरीके से हमने कमोडिटी मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन पढ़ी थी, कि वहां पे भी कोई बायर और सेलर के पास कोई इतनी पावर नहीं थी कि दे कुड इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। ऑल फर्म्स एंड लेबर आर वेज टेकर्स, ठीक है। मार्केट में जो वेज डिसाइड होगी उनको वो टेक करनी होगी। दे कांट कॉल द शॉट्स, दे कांट कॉल द वेज। लेबर्स आर होमोजेनस, ये बड़ी assumption है। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, लेबर्स आर होमोजेनस, बिल्कुल ठीक है। होमोजेनस का मतलब ये कि जब हमने कमोडिटीज की होमोजेनिटी की बात की थी, तो वी सेड कि यार इनका शेप, साइज, क्वालिटी, कलर, हर चीज एग्जैक्टली सेम है। When we talk about laborers being homogeneous, we mean कि यार they are of the exactly same skill, they can produce exactly the same amount of output given the same resources। तो उनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ठीक है, एक जैसी है, स्किल्स आर सिमिलर। एमपी ऑफ ऑल द लेबर्स कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। ये काफी बड़ी इंपॉर्टेंट असम्पशन है, बिकॉज ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है कि यू कैन लिटरली काउंट कि यार हर लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। गिच पिच हुई होती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बिजनेस यू आर डीलिंग विद। अगर आप सिर्फ ये है कि आपने लेबर बैठाए और बोलेंगे आउटपुट बना के देते रहो, फिर तो आप काउंट कर सकते हैं पीस रेट के लिहाज से कि हाउ मेनी लेबर्स आर प्रोड्यूसिंग व्हाट। लेकिन अगर हम बोलें कि यार
हाँ, आप एक प्लांट पे काम कर रहे हैं जिसका उसमें हजारों लेबर्स काम करते हैं और फिर जो एक आउटपुट बनता है, तो हम एक लेबर के ऐड होने से टोटल आउटपुट में कितना चेंज हुआ ये पता करना बड़ा मुश्किल है. वी कैन नॉट ऑलवेज डिफाइन द चेंजेस क्वांटिटेटिवली, और हम जो है वो ज्यादातर इंटरेस्टेड क्वांटिटी में होते हैं कि आउटपुट कितना बढ़ा. ठीक हो गया. लिव विद इन फर्म्स ऑफ परफेक्ट नॉलेज सबको पता है कि भाई क्या चल रही है मार्केट में, किसी को आप पागल नहीं बना सकते. ट्रेड यूनियन हैव नो पावर टू अफेक्ट द सप्लाई ऑफ लेबर. लिटरली सप्लाई ऑफ लेबर को वो इफेक्ट कर ही नहीं सकती. उससे बेहतर ये होगा कि हम अज्यूम करें ट्रेड यूनियन है ही नहीं, अगर है भी तो उसका कोई पावर नहीं है. ठीक है. लिटरली. और आखिरी, देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर. And by mobility we meant the geographical mobility and the occupational mobility. Laborers are literally mobile between businesses, between different regions. तो ये सारी assumption हमने पढ़ी थी for perfectly competitive labor market. ओके हो गया. कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें. आवाज क्लियर आ रही है, सही समझ में आ रहा है तो ओके लिख के भेज दें. अटेंडेंस बहुत अच्छी है आज, बेहतरीन है. क्लियर है? ठीक है. ओके ओके ठीक. सो हमें ना, मैं चाह रहा हूँ कि चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. पढ़ना तो है हमें. जो लोग उठे हैं वाइल्डली पढ़ने के लिए उनके तो पढ़ाएंगे. फिर हम पढ़ते हैं डिमांड फॉर लेबर. अच्छा, उससे पहले एक चीज याद कर ले बिल्कुल, जो हमने यहाँ पे लिखी थी, दिस केस. ठीक है ना, इसको मैं आगे से शुरू कर लेता हूँ वापस. यहाँ से मैं वापस शुरू कर रहा हूँ. वो लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो यही था कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिमांड फॉर लेबर, वी प्लॉट क्वांटिटी एंड वेजेस हियर, और हम ये बनाते हैं डिमांड फॉर लेबर का ग्राफ. ठीक है. अब डिमांड फॉर लेबर जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है. इसका मतलब है फॉर एनी पर्टिकुलर वेज रेट ये क्वांटिटी अवेलेबल थी. अच्छा, ये जो क्वांटिटी है ना, इसको नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं बिकॉज लेबर क्वांटिटी ना लेबर आवर्स में होती है. दुनिया भर में जो बड़े मुल्क है नॉर्मली दे लिटरली पे यू बेस्ड ऑन योर आवर्स, हाउ मेनी आवर्स यू आर पुटिंग इन. क्वांटिटी ऑफ ये आवर्स है, द लेबर इज अवेलेबल. ठीक है. एक लेबर हायर करना डजंट मेक सेंस, तो वो पूछते हैं आपके कितने घंटे हम हायर कर रहे हैं, हाउ मेनी आवर्स यू आर गिविंग अस. ठीक हो गया. हो सकता है आपने एक लेबर हायर किया लेकिन वो सिर्फ 4 घंटे दे रहा है, दूसरा लेबर 12 घंटे दे रहा है, तो आपको वो दो डिफरेंट तरह के लेबर हो गए और उनको ऐड करके आप बोलेंगे भाई 16 घंटे टोटल मिल रहे हैं. ठीक है. तो वी विल categorize labor with respect to the number of hours they are putting in the business. अच्छा, वेज बढ़ने से ऑब्वियसली ऑब्वियस क्यों है ये? अच्छा, मुझे जरा रिप्लाई करके बताएं. हु डिमांड्स लेबर? लेबर की डिमांड करता कौन है? डिमांड कौन करते है लेबर की? जी, हु डिमांड्स लेबर? बिजनेसेस. बिल्कुल ठीक है अनुषा. फर्म्स. बेहतरीन. जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे डिमांड लेबर. ठीक है. तो अगर वेजेस बढ़ गई, तो बिजनेस बेचारों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी ना. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से दे विल डिमांड लेस लेबर्स. तो पर यूनिट वेज रेट अगर बढ़ गया, ये डब्ल्यू जो है ना, इसको भी मैं और बेहतर कर दूं. डब्ल्यू स्टैंड फॉर द वेज रेट. और ना इसको भी हम जरा समझा लें क्योंकि ये समझने वाली बात है जरा सी. ये जो वेज रेट है ये होता क्या है, मैं यहाँ पे लिख भी दूँ इसका बेसिक फॉर्मूला या जो अंडरस्टैंडिंग है इसकी. द वेज रेट मीन्स वेज पर आवर. वेज रेट इज द वेज पर आवर. ठीक हो गया. So this is what you are paying laborers per hour, and this is how the number of hours you are getting. Okay. So obviously, if the wage rises, तो आपकी cost of production बढ़ जाएगी. You will be able to afford less laborers, less hours of labor. Quantity कम हो जाएगी. ठीक है. This makes sense. अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमने लास्ट टाइम जो यहाँ फाइनलाइज की थी चीजें वो ये थी, ये नहीं, ये तो हमने बाद में देखा था. ये थी ये चीज जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है.
ठीक है, क्योंकि हमने ये फाइनलाइज किया था कि द डिमांड कर्व फॉर लेबर इज बेसिकली नथिंग बट इट्स मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, और हमने पूरा समझाया था कि व्हाई इज दिस द केस। ये अगर आपको नहीं पता तो प्लीज आप इसका पुराना रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेगा, वो हम समझ में आ जाएगा। डिमांड फॉर लेबर इज द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट फॉर लेबर, ठीक हो गया। और फिर हमने स्टार्ट किया था विथ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर लेबर, सॉरी ओके। अच्छा, क्योंकि डिमांड फॉर लेबर, मैं इसको एक चीज और साइड पे बता दूं जरा सा, इसको जरा इंपॉर्टेंट समझें। डिमांड फॉर लेबर इज बेसिकली द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज बेसिकली एम आर इंटू एम पी। ये ना हमने ये पढ़ा था, एम आर पी क्या होता है, एम आर इंटू एम पी। तो जब भी एम आर चेंज होगा या एम पी चेंज होगी, एम आर चेंज होगा या एम पी चेंज होगी, डिमांड फॉर लेबर चेंज होगी। ये बात समझ में आ रही? पहले तो अब ये समझ ले, क्योंकि डिमांड फॉर लेबर डिपेंड्स ऑन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इन टर्न इज अ प्रोडक्ट ऑफ एमआर एंड एमपी। तो एमआर चेंज हो या एमपी चेंज हो, ये तो चेंज होगा, और ये जब भी चेंज होगा डिमांड फॉर लेबर विल चेंज। ये बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली नंबर 1 और नंबर 2 पॉइंट्स तो यही होने चाहिए, द एमआर एंड एमपी। और बाय एमआर वी मीन द प्राइस एट विच, ये किसकी प्राइस है, एमआर किसकी प्राइस है? जी जरा बताएंगे एमआर किसकी प्राइस है? फर्म्स की प्राइस है, बिजनेस की प्राइस है। और जो ये लिखा है ना तुम लोगों ने, पुराना लिखा हुआ है एमआर किसकी प्राइस है भाई? जी, जो थोड़ी सी हमारी बढ़ गई है क्लास की स्ट्रेंथ। हबीबा, हाजिक, सुन रहे हैं आप लोग? मार्जिनल रेवेन्यू जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, दिस मार्जिनल रेवेन्यू, ये क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू? एमपी पे तो मैं बाद में आता हूँ, पहले आप एमआर तो बताएं, एमआर होता क्या है? जी, एनीवन? प्राइस एट विच ईच यूनिट ऑफ अ गुड इज सोल्ड, हाँ कुछ हद तक। अच्छा, ये वाली डेफिनेशन थोड़ी ज्यादा बेहतर है। एडिशनल रेवेन्यू अ फर्म गेट्स बाय सेलिंग वन मोर यूनिट, by selling one more unit, the marginal मतलब additional revenue you are getting by selling one more unit। अच्छा, अब अनुषा भी गलत नहीं कह रही, क्योंकि इट इज एक्चुअली द प्राइस। जब भी आपको एक्स्ट्रा यूनिट बेचते हैं, आपकी दुकान है किताबों की, आप हर कॉपी 100 रुपए की बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वेन एवर यू सेल वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ योर बुक, तो वो आप 100 रुपए की ही बेचेंगे। तो मार्जिनल रेवेन्यू यू गेट for selling each and every additional unit is actually the price of that unit। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी assumption है अनुषा। क्या assumption है? कि आपकी प्राइस फिक्स्ड है, the price is not changing। आप 100 रुपए की ही बेच रहे हैं, अगर आप 100 की नहीं बेच रहे, if you are changing the price, तो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, तो वो चेंज होती रहेगी, मार्जिनल रेवेन्यू भी चेंज होता रहेगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू की डेफिनेशन वही है कि the additional revenue you get by selling the unit, ठीक है। और basically price at which the output labor produces is sold, सही है ना? The price at which the output you produce is sold is basically the marginal revenue of the product। अच्छा, होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
ठीक है, सॉफ्टवेयर की बहुत डिमांड बढ़ी हुई है, दुनिया जहाँ में नए सॉफ्टवेयर की जरूरत आ गई है. The price at which the software is being sold is rising rapidly. So you, who the creator of this software, or a labor is a labor, तो आपकी साथ क्या होगा, आपकी डिमांड को क्या होगा? अगर the price of software is increasing rapidly दुनिया भर में, तो डिमांड फॉर लेबर के साथ क्या होगा? Yeah, the demand rises, the demand increases. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. अब होगा क्या कि मतलब ऑब्वियसली डिपेंड ऑन द मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, और कुछ जगहों पर कुछ बुक्स में प्राइस भी दिखेगा आपको, तो वो एक ही बात है, ठीक है. एमपी क्या है? व्हाट इज एमपी? एमपी हैज नथिंग टू डू बेसिकली विद द कमोडिटी. या इट हैज समथिंग टू डू विद द कमोडिटी. एमपी क्या होता है भाई? व्हाट इज एमपी? द मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है. व्हाट इज एमपी ऑफ लेबर स्टैंड फॉर? और एमपी के चेंज होने से डिमांड चेंज कैसे हो रही है? एक तो डायग्रामेटिकली तो आप शो कर सकते हैं कि चेंज हो रही है, वो तो हमने इतनी खूबसूरत डायग्राम बनाई थी समझाने के लिए कि आपको लगे कि इससे आसान कोई चीज़ है ही नहीं. इसको देखें ना, जो हमने कहाँ पे, ये नहीं, ये एमपी चेंज होगा तो भी एमआरपी चेंज होगा, एमआर चेंज होगा तो भी एमआरपी चेंज होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट है बेसिकली एमआरपी. लेकिन मुझे ये बताएं कि एमपी होता क्या है? एमपी चेंज होगा तो फिर हम देखेंगे होगा तो एक्चुअली थ्योरेटिकली एमपी क्या होता है. अरे शैयार वापस आ गए. शैयार भाई, एमपी क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, व्हाट डज इट मीन? आउटपुट में वन मोर लेबर, बिल्कुल ठीक है मारू. प्रोडक्शन पर लेबर, अनुषा थोड़ा सा खराब हो जाएगा, ये गलत है. दिस वुड बी एपी, दिस वुड बी एपी, एवरेज प्रोडक्ट है कि आउटपुट पर लेबर. दिस इज एवरेज प्रोडक्ट. मारू बेहतर कह रही है आउटपुट व्हेन हायरिंग वन मोर लेबर. बिल्कुल, द इंक्रीज इन आउटपुट यू गेट व्हेन यू हायर वन मोर लेबर. व्हाट इज द न्यू लेबर एडिंग टू द टेबल? वो क्या लेके आ रहा है मार्केट में, वो आपकी फर्म में क्या लेके आ रहा है, वो आउटपुट कितना बढ़ा रहा है, वो उसका एमपी है. और एमपी इज बेसिकली नथिंग बट द प्रोडक्टिविटी. एमपी एक तरीके से प्रोडक्टिविटी को भी गेज करता है लेबर की. उस बंद जितना ज्यादा उसका एमपी होगा, हम बोलेंगे उतनी ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी है जनरली, ठीक है ना. तो एमपी इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. तो जब भी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ती है, सही है ना, एमपी बढ़ेगी फॉर एग्जांपल, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इफ अ लेबर इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट, उसके आने से आउटपुट बहुत बढ़ जाएगा, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? तो प्लीज ओके लिख के भेज दें, कोई कंफ्यूजन है पूछ ले. जी कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक क्लियर है? जी बाकी लोग? सो गए फिर से क्या? चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, एमपी के बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी. अच्छा, अब ये सीन है कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर लेबर जो है ना, वो बेसिकली यही दो ही हैं. इसके अलावा जितने भी है ना, वो इन दोनों को इफेक्ट करते हैं. मतलब कि फॉर एग्जांपल, अब आप ये सोचें भाई कि प्राइस एट विच द गुड इज सोल्ड, ये कब चेंज होगी? इसके चेंज होने के बेशुमार रीजंस हैं. जब भी ये चेंज होंगे, प्राइस चेंज होगी, प्राइस चेंज होगी, एमआर चेंज होगा, एमआर चेंज होगा, डिमांड फॉर लेबर चेंज होगी.
फॉलो कर रहे हैं? यही होगा ना, प्राइस जब भी चेंज होगी एमआर चेंज होगा, एमआर जब भी चेंज होगा डिमांड फॉर लेबर चेंज होगी। अब हम ये सोचेंगे प्राइस कब चेंज होगी, वो तो हम लोग ये से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई, प्राइस तो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती है कमोडिटी की। तो कमोडिटी की डिमांड सप्लाई जब भी चेंज होगी, द डिमांड फॉर the price for the good would change, and when it would change, the MR for labor would change, and जिस वजह से एमआरपी चेंज होगा, एमआरपी चेंज होगा तो फिर डिमांड फॉर लेबर भी चेंज होगी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब जितने रीजन है वो सब इसमें क्लोज हो गए। दूसरा, प्रोडक्टिविटी बढ़ने के जितने रीजन हैं, कोई आपको याद है ध्यान में? अगर आप बोलेंगे भाई पाकिस्तान में अगर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की हम बात कर लेते दोबारा, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्या करें? यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताएं? अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तो हम क्या करें? बोलो भाई, क्या करें? कुछ कर सकते हैं हम? ऑफर देम मोर इंसेंटिव टू वर्क, सही है, बट दैट वुड, नहीं यार देखो, वो प्रोडक्टिविटी, वो ना, वो उनका वो बढ़ाएगा, उनका ना अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएगा। मोर इंसेंटिव क्या होगा? वेजेस। ठीक है, आप उनको मोर इंसेंटिव दे, दे विल वर्क मोर। ठीक है, अब जैसे आप कह सकती हैं कि इंसेंटिवाइज करके हम पर आवर वर्क को भी बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, दैट कैन गो, ये भी हो सकता है। हाउएवर हाँ, ये मारू ने लिखा है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। मारू तुम सही चल रही हो, बिल्कुल सही बोल रही हो। ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एक जनरल तरीका है कि हाउ वी गो अबाउट इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी पर वर्कर। हम इनको ट्रेन करें। एक मिनट रुकेगा। यार बताना, आवाज सही है?
आवाज ठीक है, मैं वापस शुरू कर रहा हूँ। एक कंफर्मेशन दे देना अगर आवाज ठीक आ रही है तो। ठीक है, थैंक यू अनुषा। प्लीज, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका बताया कि आप ट्रेनिंग दे लोगों को। ऑब्वियसली ट्रेनिंग दें आप, उनकी जो एजुकेशन है ना बेसिकली उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। वो करने के 10 तरीके हैं। आप अच्छे इंस्टीट्यूट तैयार करें, गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाएं उनके, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, डिफरेंट। मतलब प्रोडक्टिविटी का जो सबसे बेहतर तरीका होता है बढ़ाने का, वो ट्रेनिंग ही होता है। अब ट्रेनिंग अपने आप में पूरी एक साइंस है ना, कैसे ट्रेन करना है, क्या करना है। लेकिन जब भी लेबर ट्रेन होगा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एमआरपी बढ़ेगा, एमआरपी बढ़ेगा, डिमांड फॉर लेबर विल राइज। तो डिमांड फॉर लेबर आपने बढ़ानी है तो उसके दो ही तरीके हैं, आइदर वर्क ऑन द कमोडिटी दे आर सेलिंग और वर्क ऑन द लेबर्स। वर्क ऑन द लेबर से बढ़ा दी कि उनकी क्वालिटी इंप्रूव करें। लेबर क्वालिटी क्या है कि वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज हाउ वी मेजर क्वालिटी, आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली हाउ द वर्ल्ड मेजर्स क्वालिटी, व्हाट इज योर प्रोडक्टिविटी। और अब आपको उसी तरीके से चलना है, क्योंकि आप आउटपुट अगर अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो आप चाहे जितने अच्छे इंसान हो, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, आपका आउटपुट अच्छा होना चाहिए। कोई मसला इस चीज में? एक तो ये हो गए दो फैक्टर्स। उसके अलावा यू कैन राइट लिटरली अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, लेकिन ना वो जो है ना, जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, मैं दिखाऊं जरा कि हमने लिखा था प्राइस ऑफ द गुड प्रोड्यूसिंग, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी की बात की थी हमने, प्रोपोर्शन टोटल कॉस्ट की बात की थी। ये तो फैक्टर्स ना, ये तो फैक्टर्स, इनको अगर आपने पहले लिखा भी था तो इनको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी हेडिंग चेंज कर दें यार, ये ना, क्योंकि दे वुड मोर बी इन द factors affecting elasticity of labor, elasticity of labor। factors affecting elasticity of labor। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लेबर है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लेबर। बेसिकली इसमें जो बेसिक साइंस है आपकी वो यही है कि आपको समझ में आ जाए कि भाई हमें ये तो पता है कि वेजेस बढ़ने से डिमांड फॉर लेबर कम होती है, कितनी कम होगी ये डिपेंड करता है। थोड़ी सी कम हो रही है तो हम बोलेंगे कि वेजेस से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है लेबर की डिमांड को, तो वो इनइलास्टिक है। और सिमिलरली अगर वेजेस जो है वो थोड़ी सी बढ़ी और डिमांड फॉर लेबर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ गया तो हम बोलेंगे इलास्टिक है। ठीक है ना, मतलब क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन ऑफ द चेंज, वो तो पता है कितना ज़्यादा है कम है, ये इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, तो इट कैन बी इलास्टिक, इट कैन बी इनइलास्टिक। व्हाट फैक्टर्स वुड लीड इट टू बी इलास्टिक और इनइलास्टिक, ये हमारी डिस्कशन है। क्या लगता है आपको फैक्टर क्या होगा इफ आई एम सेइंग कि सर्टेन लेबर हैज इलास्टिक डिमांड? इलास्टिक डिमांड मतलब वो यहाँ पे लाया करता है, वेज अगर थोड़ी सी बड़ी तो उसकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी, या सर्टेन लेबर इज इन इलास्टिक डिमांड वेज बहुत बढ़ गई तो उसकी डिमांड कम नहीं होगी। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कौन लोग आएंगे? यहाँ पे सब्सिट्यूट ऑफर द मोर, ठीक है, बिल्कुल सही। सब्सिट्यूट्स, अब सही कह रहे हैं, सब्सिट्यूट्स से एक बड़ा फर्क पड़ता है। एक मिनट रुकेगा।
अच्छा, सब्स्टिट्यूट लिखा है किसी ने? लेबर का सब्स्टिट्यूट क्या है? व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट फॉर लेबर? व्हेन वी मीन सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि गुड्स दैट सर्व अ सिमिलर पर्पस। तो लेबर का पर्पस था आउटपुट बनाना। अब आप सोचें और क्या चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं आउटपुट बनाने के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनरली द सब्स्टिट्यूट यू कुड यूज फॉर लेबर इज कैपिटल। यू कैन रिप्लेस लेबर विथ मशीनरी, ठीक है ना? अब हम इलास्टिसिटी की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूटेबिलिटी की। Substitutability of labor with capital, of labor with capital. ठीक है, सब्स्टिट्यूट जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेबल होगा लेबर, मतलब जितना इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकता है लेबर, उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। मतलब मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको आप समझ लें इस तरीके से कि हायर द सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, higher would be the price elasticity of demand for labor, ठीक है? और दूसरा जो हमने रीजन पढ़ा था पिछली बार भी, वो क्या था कि सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ लेबर के अलावा दूसरा जो था वो ये था कि द प्रोपोर्शन, नहीं, टोटल कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट as a proportion of total cost. ये देखिए आपके जो लेबर कॉस्ट में कितना प्रोपोर्शन बनती है टोटल कॉस्ट का, तो टोटल लेबर कॉस्ट ओवर टोटल कॉस्ट आप करेंगे, ये प्रोपोर्शन जितना ज्यादा होगा, अब देखिए इसका मतलब है कि लेबर फॉर्म्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ए टोटल कॉस्ट। अब अगर वेज रेट जरा से भी चेंज हुआ है, वेजेस जरा से ही बढ़े, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वक्त अगर वेज जरा से बढ़े तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आप जो है डिमांड फॉर लेबर को बहुत ज़्यादा गिरा देंगे, जिस वजह से इस वक्त जो पीडी होगा फॉर लेबर वो क्या होगा, इलास्टिक या इनइलास्टिक? इलास्टिक या इनइलास्टिक? इलास्टिक, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। ठीक है ना? और सिमिलरली इसका वाइस वर्सा, अगर आपकी जो टोटल लेबर कॉस्ट ओवर टोटल कॉस्ट है दैट इज नॉट अ लॉट, तो मतलब वो थोड़ी सी है, छोटी है, तो इफ दिस इज स्मॉल, तो उस वक्त वेजेस बढ़ने से आपको ऐसा खास फर्क नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ेगी सिर्फ। मतलब इसका मतलब ये कि स्मॉल से बड़ा क्या है यहाँ पे, यू वर लेबर इंटेंसिव बिकॉज यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ लेबर्स। जब भी आपकी टोटल कॉस्ट की बहुत अच्छी खासी प्रोपोर्शन ये है, यहाँ पे यू आर कैपिटल इंटेंसिव, लेबर फॉर्म्स अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ए टोटल आउटपुट, टोटल कॉस्ट, ठीक है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई जिस वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लेबर, सॉरी डिमांड, पहले इसको लिख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर थोड़ी सी कम होगी, इस वक्त हम बोलेंगे इन इलास्टिक है, ठीक है? तो मतलब कैपिटल इंटेंसिव पे डिमांड फॉर लेबर जो है वो इन इलास्टिक हो जाती है, और लेबर इंटेंसिव पे डिमांड फॉर लेबर इलास्टिक हो जाती है। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो प्लीज पूछ लें, तो ओके लिख के भेज दो। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर यहाँ तक क्लियर तो प्लीज ओके लिख के भेज दें, कोई मसला है पूछ लें।
ठीक है, बेस्ट है फिर। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ओके दिन, क्लास हम खत्म कर रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। अल्लाह हाफ़िज़।